वेलकम टू Sky09 लर्निंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम अपनी यात्रा का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विदेशी यात्राओं से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। इसमें हम लोग आपको लेखक के बारे में बताएंगे जो विदेश से आए थे। तो विदेश से तीन देश जगह से लेखक ज़्यादा आए थे। तो यूनान से, दूसरा चीन से, तीसरा अरब से। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यूनानी रोमन लेखक। ठीक है, यूनानी रोमन लेखक में सबसे पहला जो बात आता है उसका नाम आता है टेसियस का। तो टेसियस एक यूनानी लेखक थे और ये ईरान के राजवेद थे। ये ईरान के राजवेद थे टेसियस। ठीक है, टेसियस का जब भी नाम आएगा तो ईरान के राजवेद थे। ईरान का नाम फारस भी है। ठीक है, ईरान को फारस भी कहते हैं। दूसरा लेखक जो हैं उनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहते हैं। इतिहास का पिता क्यों कहते हैं ये जानिए। इन्होंने पुस्तक का नाम लिखा हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका से नाम पड़ा हिस्ट्री, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, और हिस्टोरिका में जो लिखा हुआ है उसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के फारस मतलब ईरान के संबंध का वर्णन है। ठीक है, तो इतिहास के पिता हैं ये हेरोडोटस। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है और हिस्टोरिका में फारस ईरान के संबंध का वर्णन है। ठीक है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक का नाम कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सिकंदर के साथ लेखक कौन आया था। तो उनका नाम है निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस। और लास्ट में स लगा रहे तो आप वही समझिए, ट्रिक तो यही है कि लास्ट में स लगा रहे तो सिकंदर के साथ आया है। वैसे आप याद कर लीजिए, निरियाकस, आनेसिक्राटस, अरिस्टोबुलस। ये सारे लेखक सिकंदर के साथ आए थे। एक बहुत इम्पोर्टेंट लेखक है, ये यूनान के ही हैं, मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में, एसएससी में। तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या हुआ था कि जब सिकंदर चला गया तो उसका जो नेक्स्ट संभाला वहाँ का गद्दी, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के ये मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य वंश के पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी शासक थे, जो सिकंदर के सेनापति थे, उनके राजदूत बन के ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो वो है इंडिका। तो इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अगला है डाइमेकस। डाइमेकस जो है वो सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार कौन था? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, तो बिंदुसार के दरबार में आया था डाइमेकस, और ये सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य कैसे याद कर सकते हैं? चंद्रगुप्त में चंद्रमा, चंद्र आ गया,
और चंद्रमा में मेगा बहुत मिलते हैं, मतलब मेगा खनिज बहुत मिलता है चंद्रमा में। उससे आपको याद रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज भारत आया था। डाइमेकस, तो डाइमेकस को बिंदुसार से कैसे संबंधित करेंगे? ठीक है, मेकर्स, तो यहाँ मैक्स या मैक्स कर सकते हैं। तो किसी का मैक्स जो उद्देश्य होता है वो बिंदु पे आके टिक जाता है, किसी का ये मैक्स उद्देश्य जो होता है वो बिंदु पे आके टिक जाता है, इसीलिए मेकर से बिंदु कनेक्ट हो गया। और अगले जो लेखक थे वो हैं डायोनीसियस। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत थे। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन? डायोनीसियस। और यह अशोक के दरबार में आए थे। ठीक है, तो नाम से जैसा लग रहा है डायोनीसियस, डायनासुर, डायनासुर है। डायनोसियस से आप डायनासुर का अनुमान लगा लीजिए। और डायनासुर जब भी आएगा तो वो शोक मचाएगा ही मचाएगा, वहाँ दुख आ जाएगा। तो डायनोसियस शोक, तो अशोक। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायनोसियस का भी याद रहेगा। और डायनोसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी एक लेखक थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा? टॉलमी ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। प्लिनी भी एक लेखक थे, प्लिनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट 2-3 क्लास और बीत जाए, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवाऊंगा। इसमें यूपी पीसीएस एसएससी सारे क्वेश्चन प्रीवियस आएंगे। तब आप देखना जो जो मैं क्लास में पढ़ाया हूँ वो क्वेश्चन कई बार दोहराए गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्लिनी हुआ ख़त्म। एक लेखक हैं, उनका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इनका ज़्यादा जानकारी तो मिलता नहीं है, लेकिन इन्होंने भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं पर काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, फिर आते हैं चीनी लेखक पे। चीनी लेखक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहले लेखक हैं, उनका नाम है फाहियान। फाहियान जो हैं वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय वही विक्रमादित्य। ठीक है, इनके दरबार में फाहियान आए थे। तो फाहियान को कैसे याद करेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रमा हो गया और फाहियान का यान लग गया, तो चंद्रयान, फाहियान। ठीक है, ये गुप्त समय में गुप्त वंश के राजा के दरबार में आए थे। ठीक है, फाहियान हो गया। इन्होंने जो भी अपना विवरण लिखा उसमें मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का विवरण इन्होंने ज़्यादा दिया। मध्य प्रदेश राज्य का समाज कैसा था, वहाँ की संस्कृति कैसी थी, इसका विवरण उन्होंने ज़्यादा दिया। फाहियान जो है वो 14 वर्षों तक भारत में रहे। 14 वर्षों तक भारत में रहे, उसके बाद वे यहाँ अपने चीन देश चले गए। इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज के बारे में ज़्यादा बताया। ठीक है, दूसरे लेखक हैं चाइना के, उनका नाम है संयुगन। 518 ईस्वी में भारत आए, 3 वर्ष इन्होंने भारत में रहा। 518 ईस्वी में भारत आए, 3 वर्ष भारत में ठहरे। और भारत में 3 वर्ष ठहर कर क्या किए? बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्र की। बौद्ध धर्म की जो भी प्राप्तियाँ एकत्र इन्होंने की। ठीक है, तीसरे बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका नाम है हेन स्वांग। वेन स्वांग जो आए तो उस समय भारत के जो राजा थे उनका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग भारत आए। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? वैसे तो दोनों हेन सांग हर्षवर्धन, लेकिन मैं ऐसी तरह याद किया हूँ कि
हेन ने सॉन्ग गाया और हर्षोल्लित हो गई। हेन मतलब मुर्गी, मुर्गी ने सॉन्ग गाया, हेन सॉन्ग, और मुर्गी खुद ही खुश भी हो गई अपनी गाना सुनकर। ठीक है, तो हेन सॉन्ग से हर्षवर्धन, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आए। कौन? हेन सॉन्ग। ये 629 ईस्वी में चीन से चले हैं। ठीक है, 629 ईस्वी में इनको चीन से कहा कि आप जाइए भारत घूम के आइए। एक वर्ष बाद, एक वर्ष तक वो चाइना से भारत आते रहे। एक वर्ष बाद वो भारतीय राज्य कपिसा में पहुँचे। कपिसा एक राज्य था, वहाँ पहुँचे। अच्छा, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। ठीक है, ये जो हेन सांग थे ये नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया। ठीक है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे उनका नाम था आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र कुलपति थे। और नालंदा विश्वविद्यालय असल में वो बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध दर्शन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये बौद्ध ग्रंथ एकत्र करने आए थे, बौद्ध ग्रंथ को एकत्र करने आए थे, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि वो वहाँ बौद्ध दर्शन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, 15 वर्ष भारत में रहे। तो 629 में एक साल तो आने, 630 में आए, ये 629 चले, 630 में आए। ठीक है, 15 साल रहे, तो 630 से 15 जोड़ दी, 645 ईस्वी आ गई। 15 वर्ष रहे भारत में, उसके बाद ये चीन लौट गए। ठीक है, 15 वर्ष भारत में रहकर 645 ईस्वी में ये चीन लौट गए। इनका भ्रमण वृत्तांत को सीयूकी कहते हैं। इनके जो भ्रमण वृत्तांत हैं उसको सीयूकी कहते हैं, सीयूकी। और इस सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। ठीक है, तो हेन सांग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आ चुका है हेन सांग के बारे में। ठीक है, अगले चाइना का राइटर है, उनका नाम है इति शंग। ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो ये हो गए हमारे चाइनीज लेखक, चाइना के लेखक। अब हम आते हैं अरबी लेखक पे। ठीक है, अरबी लेखक सबसे पहले नाम आता है अल बरूनी का। अल बरूनी जो था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद पुस्तक का नाम, या तहकीक ए हिंद। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसको हिंदी में कहा गया भारत की खोज। और इसकी जो भाषा थी वो अरबी थी, अरबी लैंग्वेज में इसको लिखा गया। तो अलबुरनी क्लियर हुआ दोस्तों। दूसरे अरबी लेखक थे, इनका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, तो जब इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आए, उस समय सन चल रहा था 1333 ईस्वी। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आए 14वीं शताब्दी में। और उस समय जो भारत में राज्य कर रहे थे मुग़ल जो थे, उनका नाम था, तुगलक वंश के थे, तुगलक वंश के राजा राज कर रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। उनके दरबार में इब्न बतूता जो है ये आए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि इब्न बतूता किसके दरबार में जब आए तो उस समय भारत पे कौन राज करता था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? इब्न बतूता, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक। तो बतूता, तो बतूता मतलब ज़्यादा बात करने वाला। ठीक है, और यहाँ देखिए बिन तुगलक, बिना तुक के अगर कोई बात करेगा तो बहुत ज़्यादा बात करेगा। बिना तुक का, किसी का बात का कोई तुके ना रहे
और वो अगर बात करेगा तो बात ही करता रहेगा, वो बतूता ही कहलाएगा। तो इससे हम लोग पकड़ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बिना तुग के बात करते थे। उसी समय उनको उनके यहाँ एक और भी उन्हीं जैसा आया जिसका नाम था इब्न बतूता। ठीक है, इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखी जिसका नाम था रहला। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? रहला। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा है कि रहला किसने लिखा, तो आंसर आएगा इब्न बतूता ने। उसका भाषा क्या था? अरबी। अरब के थे तो अरबी ही लिखेंगे। ठीक है, अन्य लेखक में आते हैं। पहला तारानाथ। तारानाथ जो थे ये तिब्बती लेखक थे, तिब्बत से आए थे ये लेखक। और इन्होंने दो ग्रंथों का रचना किया, कंग्यूर और तंग्यूर। कंग्यूर और तंग्यूर का इन्होंने रचना किया। सेकंड है मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पे आए थे। ठीक है, पांड्य देश की यात्रा में आए थे 13वीं शताब्दी के अंत में। और उस समय जो राजा थे पांड्य राज्य के, उनका नाम था कायाल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है। तो दोस्तों आज का सेक्शन ख़त्म हुआ, लेक्चर नंबर 3। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्द ही लेंगे जिसमें हम लोग लुसेंट के प्रारंभिक इतिहास के अगला सेक्शन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।